हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीओ अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहां पे करेंगे अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ेंगे अपना 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है ना। हमने अभी 1 डायमेंशन में अपना कंप्लीट कर लिया है पूरा। हमने उस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो क्लास 11th के आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे 2D मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो उसमें हम लोग देखते हैं हमें पहले क्या पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे 2D जनरल 2D मोशन देखेंगे। 3D मोशन भी अगर दिया हुआ है कोई जनरल तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो हम ये देखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन आज देखेंगे बेसिकली, और देखेंगे कि हम उसमें फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं जनरल 2D मोशन से। ठीक है ना। जनरल 2D या 3D मोशन आपको दिया हुआ है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। जनरल 2D और 3D मोशन, कोई 2D में या 3D में मोशन हो रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव किया था 1D मोशन में, वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वेक्टर फॉर्म में भी वो करेक्ट है। ठीक है ना। एक्चुअली जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करते हैं वो वेक्टर फॉर्म में ही होते हैं। हम उनके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन उनका मतलब होता है कि वो वेक्टर फॉर्म में ही है। नहीं लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो वेक्टर नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि वहां पे हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही तो हैं। तो हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं तो वो हमारा वेक्टर फॉर्म में रहता है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को अपने वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिल जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर इंटू t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिल जाएगा, v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है ना। इस तरीके से हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें कोई जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में हमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना। कोई 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका अगर आपको वेलोसिटी दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, तो आप उस पार्टिकल के किस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है या तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, ये चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन से। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका u वेक्टर दिया हुआ है, इनिशियल u वेक्टर दिया हुआ है। कितना है, 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j है। और इसका एक्सिलरेशन क्या बना, एक्सिलरेशन वेक्टर क्या है, एक्सिलरेशन वेक्टर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन द डायरेक्शन ऑफ 127 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एक्सिलरेशन लग रहा है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ 127 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको बताना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ये t इक्वल टू 0 पे कंडीशन दी हुई है,
ये कंडीशन कब की है, t इक्वल टू 0 की कंडीशन है ये दोनों जो कंडीशन दी हुई है। तो आपको बताना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, और आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 5 सेकेंड में, 0 to 5 सेकेंड में आपको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका टारगेट है, फटाफट आप सॉल्व करो और आंसर अपनी कॉपी में लिखो। जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप उससे मैच करोगे। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करके बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो हमें u वेक्टर गिवन है, u वेक्टर कितना है हमें 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 127 डिग्री। ये हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो एक्सीलरेशन वेक्टर के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं। अगर ये 127 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 37 डिग्री होगा। तो हम अगर इसका y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, तो अगर a वेक्टर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 इंटू कॉस 37 j कैप, ऊपर की डायरेक्शन में मिलेगा j कैप माइनस इधर की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दो कंपोनेंट मिलेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, माइनस 5 साइन 37 आई कैप। ठीक है, यही मिलेगा। अब इसको आप रखो, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो ये कितना मिल जाएगा 4j कैप माइनस 3i कैप मिल जाएगा, क्योंकि ये होता है 3/5, 4j कैप माइनस 3i कैप। ठीक है, तो अगर मैं a वेक्टर लिखूं ij के फॉर्म में तो माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, यही तो मिलेगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आपको क्या बताना है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर बताना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड। अब क्या फॉर्मूला आप लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दो, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, यही वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। अब v वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, v वेक्टर कितना मिलेगा, u वेक्टर आप रख दो 3i प्लस 2j प्लस यहां पे कितना मिलेगा माइनस 3i प्लस 4j इंटू 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यहां पे कितना मिलेगा बताओ, माइनस 15 मिलेगा और प्लस 3, तो माइनस 12 मिल जाएगा, माइनस 12 आई कैप प्लस यहां पे कितना मिलेगा 20 मिलेगा और प्लस 2 22 जे कैप। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ठीक है, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा। फिर हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम लगाएंगे, एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे s वेक्टर आपको निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। u वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, ये एक 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम है। अगर ij आप देख रहे हो तो ij कितना है 2 डायमेंशन में ये दिया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि i और j ये आपके किस में होते हैं, एक प्लेट में होते हैं i और j, तो ये आपकी 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम है। इंटू 5 प्लस हाफ ए वेक्टर आपका कितना दिया हुआ है बताओ आप, माइनस 3i प्लस 4j, माइनस 3i प्लस 4j इंटू टी स्क्वायर मीन्स 25, यही तो मिलेगा। अब यहां से बताओ कितना मिल जाएगा, यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना मिल जाएगा 15i प्लस 10j प्लस
यहां से 25 और ये 75/2, 75/2 कितना मिलेगा 37.5 आई कैप, और ये क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, -37, या तो 75/2 ही कर लो आप इसको, है ना, 75/2 आई कैप प्लस यहां से कितना मिल जाएगा 50 जे कैप, यही तो मिलेगा। अब यहां से निकाल लो आप कितना मिल जाएगा आपको, इसको आप माइनस करोगे 75/2, तो यहां से 30 - 75, 30 - 75 कितना हो जाएगा आपका 45, तो कितना मिल जाएगा -45/2, 30 - 75, तो ये 45 मिल जाएगा, 45 आई कैप, और प्लस ये कितना मिल जाएगा 60 जे कैप, इतना मिलेगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो, अब क्या करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कितना आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हमें एस वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड बताना है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो क्या आएगा √i² + j², ये तो मिलता है, तो 45/2 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट कर लेना, यही आपका एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से अब आपका सिंपल है, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसको आप कैलकुलेट करके लिख लेना कि एस वेक्टर कितना आएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट आप लिख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ले चलता हूं। एक प्रॉब्लम हम लोग 3D में देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो रब कर रहा हूं मैं। अब क्या दिया हुआ है, एक 3D में प्रॉब्लम आपकी दी हुई है, मींस आई जे के कैप के फॉर्म में आपके क्या हैं वेलोसिटी, और जो भी आपको दिया हुआ है एक्सीलरेशन वेक्टर किसमें है, आई जे के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यू वेक्टर आपको दिया हुआ है, कितना है 3i + 4j - 5k, ये दिया हुआ है। और ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर कितना है, ये आपको दिया हुआ है i - j + k, ठीक है, i - j + k, ठीक है। तो आपको सेम क्वेश्चन उसी टाइप का आपको पूछा जा रहा है, t = 3 सेकेंड पे, t = 3 सेकेंड पे आपको बताना है वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप फटाफट इसको सॉल्व करो और आप अपने कॉपी में लिखो, फिर मैं जब आंसर बताऊंगा तो आप मैच करोगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो। अब अगर आप यहां पे वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, v = u वेक्टर प्लस हाफ प्लस 80 a वेक्टर इंटू टी, v = u + 80 होता है ना। तो v वेक्टर आपको निकालना है, u वेक्टर दिया हुआ है 3i + 4j - 5k, ठीक है, प्लस ए वेक्टर कितना है i - j + k, ठीक है, इंटू टी की वैल्यू है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड गिवन है। तो यहां से आप निकाल लो कितना मिलेगा, 3i - 3j + 3k, तो 3i + 3i कितना मिल जाएगा 6i, और यहां से -3j + 4j + j, और यहां से -5k + 3k -2k, यही तो मिलेगा। ये आपका मिल गया वेलोसिटी वेक्टर। अगर वेलोसिटी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड यहां पे अगर पूछ लिया जाता तो आप कैसे निकालते, √6² + 1² + 6² + 1² -2², ये आप करके निकाल लेते, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर का अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता। अब क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो S = u वेक्टर इंटू टी + हाफ
ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, है ना। अब यहां से निकालो एस वेक्टर, आपको कितना मिलेगा बताओ। एस वेक्टर आपको मिल जाएगा, एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर, यू वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस 4j माइनस 5k, 3i प्लस 4j माइनस 5k इंटू टी, टी की वैल्यू कितना है 3 प्लस हाफ ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 9, तो कितना मिल गया बताओ आप, यहां से आप बताओ 3i और यहां से 9/2, 9/2i प्लस 9i, 9/2i प्लस 9i, तो कितना मिलेगा 27/2 i कैप, यही तो मिलेगा। यहां से मिल जाएगा 9/2i और यहां से 9i मिलेगा, तो 9i प्लस 9/2i आप ऐड करोगे तो 27/2i मिलेगा, ठीक है। अब यहां से ये देख लो आप, यहां से 12j मिलेगा और माइनस 9/2, तो कितना मिल जाएगा 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 कितना मिल गया आपको 15 प्लस 15/2j, और k में आप अगर इसको देखते हो तो कितना मिलेगा यहां से माइनस 15k मिलेगा, और यहां से 9/2, तो कितना मिल जाएगा -30 प्लस 9, -30 प्लस 9 माइनस 21/2k कैप, यही तो मिलेगा, यही सब मिलेंगी वैल्यू आपको। अब एस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/2 तो आप बाहर ही निकाल लो, 1/2 तो आपका बाहर आ गया, रूट अंडर कितना मिल जाएगा 27 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, यहां पे आप इसको कर सकते हो प्लस -21 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपको क्या दे देगा वैल्यू ऑफ एस का कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो इसको बस आपको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके आपको वैल्यूज निकाल लेने, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, थोड़ा टफ प्रॉब्लम एक देख लेते हैं, फिर हम मूव कर जाएंगे सीधा अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है ना। फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है u वेक्टर, आपको दिया हुआ है u वेक्टर, आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी वेक्टर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है ai प्लस bt प्लस btj, ai प्लस btj आपको दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी वेलोसिटी दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप, और एक्सेलरेशन इसका आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन आप इसी से निकाल लोगे क्योंकि ये टाइम का वेरिएबल फंक्शन है, तो इससे आप निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको दी हुई है, अब आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या आएगा इसका, तो फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आप अपने आंसर से मैच करोगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आपको बताना है इसका। चलो ट्राई कर लिया होगा, अब मैं देखो इसको बताता हूं, यहां पे आप क्या कर सकते हो, v वेक्टर की जगह पे ds वेक्टर बाई dt कर सकते हो आप, कितना मिल जाएगा ए आई प्लस बी टी इंटू जे कैप, ये मिल जाएगा। अब ds वेक्टर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा ए आई कैप प्लस बी टी
जे कैप। तो अगर कोई आपका यहाँ पे dt आ जाएगा, अगर कोई आपका वेक्टर फंक्शन है, अगर उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो i j और k को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ds को हम इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0, 0, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट करता है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये स्टार्ट करता है, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये 0, 0 और ये कहां पे पहुंच जाता है, x, y पे मैं मान रहा हूं पहुंच जाता है, और ये क्या मिलेगा आपको, ds वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, 0 से t तक आप इंटीग्रेट करो, क्योंकि 0 पे ये 0, 0 था और यहां पे ये x, y हो गया और ये टाइम t हो गया। तो कितना मिलेगा बताओ, a i कैप इंटू प्लस बी टी जे कैप इंटू डी टी, यही मिलेगा। अब s वेक्टर को आप इंटीग्रेट करो तो s वेक्टर मिल जाएगा आपको कहां से कहां तक, 0, 0 से x, y तक, x, y तक मिलेगा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ए टी आई कैप प्लस हाफ बी टी स्क्वायर जे कैप, ये मिल जाएगा कहां से कहां तक, 0 से t तक, यही तो मिलेगा। अब यहां से देखो, यहां से क्या मिल जाएगा बताओ आप, x, y आप रखोगे इसकी वैल्यू, तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, x i कैप प्लस y j कैप इक्वल टू, यहां पे कितना मिल जाएगा, t और 0 की वैल्यू आप रखो तो कितना मिल जाएगा, ए टी आई कैप प्लस हाफ बी टी स्क्वायर जे कैप, यही तो मिलेगा, हाफ बी टी स्क्वायर जे कैप, ये मिलेगा। अब आप यहां से देखो, अगर आप दो इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है जिसमें आई जे का कुछ फॉर्म दिया हुआ है और उधर आई जे से इक्वेट किया हुआ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आई कंपोनेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे और जे कंपोनेंट जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर यहां पे आप लिखोगे तो x को आप क्या लिख सकते हो, ए टी, तो यहां से अगर आप निकालो तो t आपको कितना मिल जाएगा, x बाई ए, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और y को आप j कैप के साथ इक्वेट कर दो तो हाफ बी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू यहां पे रख दो तो y इक्वल टू 1/2 b इंटू टी की वैल्यू x बाई ए होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, y इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर b/2a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, b/2a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया, ये क्या आ गया, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया, इसी पाथ पे ये मूव करेगा। अगर ये इक्वेशन आप देखो तो ये इक्वेशन क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन है, ये क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसका मतलब ये पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी इतनी दी हुई है, जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, वो एक पैराबोलिक पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा। समझ आया आपको, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। इस तरीके से भी आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर किसी का निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं, अब मैं मूव करूंगा डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो अगर कोई 2D 3D की जनरल प्रॉब्लम आपको दी जाती है तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आप लोगन के, बताइए, सही लग रहा है ना। हाँ, थोड़ी बिहारी टोन में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, है ना, लेकिन NIT पटना से मैंने पढ़ाई की है तो थोड़ा बिहारी टोन मुझे पता है। तो चलो हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजम्पशन। एजम्पशन हम क्या लेते हैं जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं तब, एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशंस क्या लेते हैं, पहला एजम्पशन हम ये लेते हैं कि मोशन इज नियर टू द
अर्थ सरफेस, नियर टू द अर्थ सरफेस, so that the acceleration due to gravity remains constant, ठीक है ना। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे तो हम क्या मानेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो अर्थ सरफेस के बहुत ही पास में हो रहा है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं हो रहा है। अर्थ से अगर आप बहुत ज्यादा दूरी पे जाओगे तो आपका ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने लगती है। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा कि अर्थ से जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, घटने लगता है, ग्रेविटी की वैल्यू कम होने लगती है। समझ आया आपको? तो अर्थ की हाइट, अर्थ के सरफेस से अगर हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी कम होने लगती है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो अर्थ के बहुत ही पास में हो रहा है, अर्थ के बहुत ही पास में है, सो दैट कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा चेंज ना करे। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई पे मोशन होने लगता है तो उसको हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम जब पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ के बहुत ही पास मोशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा एजम्पशन हम क्या लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, द एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम टाइप की कुछ कंडीशन है, ताकि एयर का जो रेजिस्टेंस एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो जब आप किसी पार्टिकल को थ्रो करोगे तो एयर का उस पर ड्रैगिंग फोर्स लगता है। ड्रैगिंग फोर्स की वजह से क्या होती है, उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे तो हम इस एजम्पशन को लेके चलेंगे कि वहां एयर ड्रैग नहीं लग रहा है, एयर का जो फोर्स लगता है वो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, हमारा जीरो है, ठीक है। ये हो गया। और थर्ड एजम्पशन क्या मानेंगे, वी टेक अर्थ सरफेस एज ए फ्लैट सरफेस, अर्थ सरफेस एज अ फ्लैट सरफेस। हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस जो है फ्लैट है। एक्चुअल में तो आप जानते हो कि अर्थ हमारी क्या है, वो स्फीयर है, जो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है। पोल्स पे क्या हुआ है, थोड़ा उसकी रेडियस कम हो जाती है पोल्स पे जाने के बाद, तो वो क्या है, एक स्फेरिकल आपकी अर्थ है, ठीक है ना। तो लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा बहुत ज्यादा दूरी के लिए तो होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमने 5000 किलोमीटर दूर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, ऐसा तो होता नहीं है। प्रोजेक्टाइल को हम जब फेंकते हैं तो वो किसी हम नॉमिनल दूरी तक 100 मीटर, 200 मीटर या 50 मीटर, 60 मीटर, 10 मीटर ऐसे हम लोग लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस पे क्या होती है, अर्थ सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट होती है। तो हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे तो हम क्या मानेंगे कि अर्थ सरफेस हमारी क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तीन अजम्पशंस हम लेते हैं, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, कर लिया होगा आपने। अब मैं रब करने जा रहा हूं इसको। ये हमारे एजम्पशंस हो गए, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब हम इसको सॉल्विंग स्ट्रेटजी हम लोग देखते हैं। किसी भी 2 डायमेंशन मोशन को सॉल्व करने की ये स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो। सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होती है, सॉल्विंग स्ट्रेटजी टू एनी 2D मोशन,
एनी 2D मोशन, किसी भी 2D मोशन के लिए आप ये स्ट्रेटजी लगा सकते हो। इसके लिए पहला पॉइंट क्या है, डिवाइड द मोशन इन 2 स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊंगा तो आपको पता लगेगा 2 स्ट्रेट लाइन मोशन में हम कैसे करते हैं। डिवाइड द मोशन इन 2 स्ट्रेट लाइन मोशन and solve them separately। ठीक है। नंबर 2, connect both the motion by time, connect both the motion by time because time is the only common factor, क्योंकि टाइम ही हमारा कॉमन फैक्टर है दोनों मोशन के बीच में। ठीक है ना। तो क्या करो आप उस मोशन को, अगर कोई भी आपका 2D मोशन है, सॉल्विंग स्ट्रेटजी फॉर एनी 2 डायमेंशनल मोशन, तो कोई भी आपका 2D मोशन है तो उसको आप क्या करो, एक्स और वाई डायरेक्शन में आप अलग अलग सॉल्व करो। उसको एक साथ मत सॉल्व करो, उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में आप अलग अलग सॉल्व करो और फाइनली उसको किससे कनेक्ट कर दो, टाइम से कनेक्ट कर दो। क्योंकि टाइम ही क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। टाइम दोनों में कॉमन फैक्टर होगा तो आप उनको टाइम से कनेक्ट कर दोगे तो उन दोनों को आप पा सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, कुछ भी निकालना हुआ तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा आपने। अब हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन अब हमारा मेनली शुरू होता है, तो अब हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बोलने का क्या मतलब हुआ, ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया और वो ग्राउंड पे ही आके गिर गया पार्टिकल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या हुआ, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है। आप अगर इमेजिन करोगे तो आपने कभी इमेजिन किया होगा, अगर आपके हाथ में एक स्टोन है, उस स्टोन को अगर आप कुछ एंगल पे ऐसे फेंक दो, इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे मेरे पास मान लो ये कैप है, इस कैप को अगर मैं कुछ एंगल बना के फेंक दूं, ऐसे मैं थ्रो कर दूं कुछ एंगल पे, या तो फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दूं, जैसे भी मैं इसको थ्रो करूंगा क्या करेगा, ये कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा। इस टाइप से इसका क्या बनेगा, एक कर्व्ड पाथ बनेगा। उसी कर्व्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जब वो कर्व्ड पाथ पे मूव करता है तो वो मोशन क्या होता है, एक प्लेन में मोशन होता है। मोशन कहाँ पे होता है, एक प्लेन में होता है। एक प्लेन में मोशन होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, वो कर्व्ड मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। समझ आया आपको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी पार्टिकल को अगर आप कुछ एंगल बना के थ्रो करते हो तो वो एक कर्व्ड पाथ पे मूव करता है, और अगर आपने ग्राउंड से थ्रो किया है तो वो वापस आके ग्राउंड पे गिर जाता है सेम लेवल पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हमने ग्राउंड से थ्रो किया और वापस वो ग्राउंड पे आके गिर गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस पार्टिकल को हमने थ्रो किया है, जो पार्टिकल हमारे एयर में मूव कर रहा था, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल।
ठीक है ना। पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और ये मोशन कब होता है, जब हम किसी पार्टिकल को ग्राउंड से कुछ एंगल बना के थ्रो करें, कुछ एंगल पे हम थ्रो करें, तब वो जो मोशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। समझ आ गया। अब चलो देखते हैं इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हमारा हो रहा है। ये मान लो हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। हमने क्या करा, यहां से किसी पार्टिकल को थीटा डिग्री पे हमने क्या कर दिया, यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसा पाथ बना के यहां पे गिर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, कुछ ऐसा पाथ बना के यहां पे गिर जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको जनरल जो हमारा तरीका था, जनरल तरीका हमारा क्या था कि अगर वेक्टर फॉर्म में हमें वेलोसिटी मिल गई, वेक्टर फॉर्म में हमें एक्सीलरेशन मिल गया, तो हम वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट जो भी चीजें हमें निकालनी होती है हम निकाल सकते हैं। एक तो वो जनरल तरीका हो गया जिससे आप इस मोशन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। इस मोशन को अगर आप उस जनरल तरीके से सॉल्व करना चाहो तब भी आप सॉल्व कर लोगे। और एक तरीका होता क्या है कि इसको एक्स और वाई दो अलग अलग डायरेक्शन में इसको क्या करो, आप डिवाइड कर दो। दो अलग अलग डायरेक्शन में इसको ले लो और उन दोनों डायरेक्शन को आप अलग अलग सॉल्व करो और फाइनली उनको क्या करो, आप टाइम से क्या करो, कनेक्ट कर दो उन दोनों को, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको 2D प्रॉब्लम को सॉल्विंग स्ट्रेटजी में बताया था, ठीक है। तो उनको आप टाइम से कनेक्ट कर दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन का सोल्यूशन आप आसानी से उससे निकाल सकते हो। समझ आ गया आपको। तो यहां पे अगर हम देखें, अगर इस यहां से इसको अगर मैं मान लूं वाई एक्सिस और इसको अगर मैं मान लूं एक्स एक्सिस, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, तो आप बताओ इस पे एक ग्रेविटी लग रहा होगा। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है। तो अगर हम देखें, अगर इस मोशन को हम x और y दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, तो x डायरेक्शन में ये जो मोशन आ रहा है इसका u का कंपोनेंट क्या आएगा, u cos थीटा आएगा, है ना। और u का कंपोनेंट y की डायरेक्शन में कितना आएगा, u sin थीटा आएगा, यही तो आएगा, u sin थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम इस मोशन को x और y के कंपोनेंट में लिखें, तो अगर हम x डायरेक्शन में देखें, x डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, ux अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, u cos थीटा है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मैं ax लिखूं, x डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन, तो आप बताओ इस पे x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि जो ग्रेविटी ही एक एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है और वो ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन लग रहा है और वो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। समझ आया आपको। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या मानते हैं, y डायरेक्शन का अब हम कंडीशन देख के चलते हैं। तो y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो uy कितना मिलेगा हमें, u sin थीटा मिलेगा, uy कितना मिलेगा हमें, u sin थीटा। और अगर मैं ay की बात करूं, ay की, तो ay कितना मिल रहा है हमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g मिल रहा है हमें, तो कितना मिलेगा, -g मिलेगा। ये कितना मिल जाएगा हमें, -g मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्टाइल के केस में हमें कुछ कुछ चीजें निकालनी है। तो मैं इस g को यहां पे बना देता हूं, ये आपका g है, g किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट, ये वाली हाइट जो कवर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। h क्या होता है, कैपिटल H क्या होता है हमारा, मैक्सिमम हाइट होता है। और जो यहां से लेके यहां तक पहुंचने का पूरा टाइम लगता है, मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मोशन अंडर ग्रेविटी, तब मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितने टाइम वो पार्टिकल एयर में मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। समझ आया आपको। तो इसमें अगर हम देखें यहां से यहां तक पार्टिकल एयर में मूव कर रहा था,
यहां से यहां तक अगर पार्टिकल एयर में मूव कर रहा तो हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। और एक चीज और यहां पे हमें निकालनी रहती है, आर क्या होता है, इसका रेंज होता है। रेंज का क्या मतलब हुआ, जिस पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया और ये ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे जाके गिरा, तो थ्रो करने वाले पॉइंट, जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया ये पॉइंट और जिस पॉइंट पे ये गिरा ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस बोल सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही क्या होता है, हमारी रेंज होती है। समझ आया। तो रेंज क्या होता है, जो ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया था और वो ग्राउंड पे जहां पे जाके गिरा, तो प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से जहां पे गिरा उन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, रेंज होती है। समझ आ गया आपको। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। तो अब हमारा टारगेट है हमें एच, टी और आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा 2 डायमेंशन में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बताओ आप, यहां से और यहां तक का मोशन अगर आप देखो तो वाई डायरेक्शन में, इसके लिए मैं क्या करूंगा, वाई डायरेक्शन का मोशन मैं स्टडी करूंगा। तो इसका नेट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका अगर हाइट आप देखोगे, हाइट वाई डायरेक्शन में हाइट ही तो है, तो ये ग्राउंड से गया था और ग्राउंड पे ही आ गया, तो वाई डायरेक्शन में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। एस वाई क्या है, इसका 0 है। अब आप इसका फॉर्मूला लगा दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो। तो एस क्या है आपका, 0 है। एस वाई क्या है आपका, 0 है। और यू वाई की डायरेक्शन में कितना है, यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो मिलेगा। ये ए क्या मिलेगा आपको, माइनस जी मिलेगा। वाई डायरेक्शन में ये कितना है, माइनस जी है। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर को आप इधर लेके आओ, तो हाफ जी टी से टी मैंने कैंसिल कर दिया, तो कितना मिल गया मुझे, यू साइन थीटा मिल गया। तो अगर मैं टी निकालूं तो कितना मिलेगा बताओ, 2u साइन थीटा बाई जी। ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे, क्योंकि u साइन थीटा पे अगर आप देख रहे हो तो u साइन थीटा क्या होती है, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो इसको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को आप मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2uy डिवाइडेड विद g। सिर्फ y डायरेक्शन की अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम अपना टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ uy बाई g करके। ये सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। और अगर कोई प्रोजेक्शन का केस है तो उसमें चीजें चेंज हो जाती हैं। ये आप फॉर्मूला तभी लगाओगे जब प्रोजेक्शन कहां से हो रहा हो, ग्राउंड से, और ग्राउंड पे प्रोजेक्शन हो रहा हो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे। समझ आया आपको। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो टाइम ऑफ फ्लाइट का, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब मैं कैलकुलेट करूंगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज मैं अब कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। तो दूसरा क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी है हमारी, h है। यहां पे क्या गिवन है हमें, h है। तो अगर आप बताओ, अगर आप y डायरेक्शन के मोशन से, मैं इसको भी y डायरेक्शन के मोशन से निकालूंगा, तो अगर बताओ यहां से जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई।
जीरो हुई ना। यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी थी, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हुई, तभी तो ये नीचे डायरेक्शन में लौट के आने लगा। अगर इसके पास कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाता। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली कहाँ पे जीरो हुई, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वाई क्या होगी मेरी, जीरो होगी। तो अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगा दूं, क्या लगा दूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अगर मैं लगा दूं तो क्या मिलेगा बताओ, वी स्क्वायर हमारा जीरो है, जीरो स्क्वायर, और u कितना है हमारा, u साइन थीटा, तो कितना मिल जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कैपिटल H, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H ही तो है। अब इसको आप इधर लेके आओ तो कितना मिल जाएगा आपको, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप h निकालो तो कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है। इसी फॉर्मूले को आप अगर मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, यू वाई बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, ये यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2g। अगर आपको y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी पता है तो आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, क्या होगा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g से इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। समझ आया आपको? फटाफट आप मैक्सिमम हाइट नोट कर लो, फिर मैं आपको रेंज कैलकुलेट करना बताता हूं, फिर रेंज मैं बताता हूं, रेंज आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं रेंज कैसे आएगी हमारी। तीसरा फॉर्मूला हम क्या देखेंगे, रेंज का देखेंगे। रेंज, रेंज क्या है हमारी, आर है, रेंज क्या है, आर है, ठीक है। तो अब हम आर कैसे निकालें, आर अगर आप देखो तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है, कैपिटल टी टाइम में हुआ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है और किस टाइम में हुआ है, कैपिटल टी टाइम में हुआ है। तो अगर आप इसको लिखो तो इसको आप क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैपिटल टी टाइम में, तो आप एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखोगे, एक्स डायरेक्शन के मोशन को। और अगर आपको आर लिखना है तो आर कितना मिलेगा, यू एक्स इंटू टी, टोटल टाइम कितना लगा, कैपिटल टी, और इधर वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स है। तो अगर आप यू एक्स रखो तो आर कितना मिल जाएगा, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस ऑफ थीटा कितनी मिलेगी आपको, यू कॉस थीटा, और t की वैल्यू कितनी मिलती है, 2u साइन थीटा बाई g मिलती है, यही तो मिलती है। तो अब यहां से अगर आप निकालो तो कितना मिल जाएगा बताओ, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 को मैं एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसको अभी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो कितना मिल जाएगा बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। तो इसको आप लिखो तो कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये क्या आ गया आपका, आर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, आर का आपका फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो आर के फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, यहां से देखो, ये क्या है, यू एक्स है आपका, और यू साइन थीटा क्या है, यू वाई है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2ux इंटू यू वाई डिवाइडेड विथ जी, ठीक है ना, ये आता है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर रेंज में ही आपकी कुछ चीजें और करवानी है मुझे, उसको भी मैं इसी के साथ में आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो कर लिया होगा, रब करता हूं मैं इसको। चलो अब देखो, अब क्या होता है, रेंज अगर हमें निकालनी है, रेंज हमारी क्या मिलती है, 2u साइन थीटा। अब हम एक फॉर्मूला देखेंगे फॉर मैक्स रेंज,
मैक्स रेंज के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या मिलेगा? मैक्स रेंज के लिए, मैक्स रेंज के लिए क्या मिलेगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? आर की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी? साइन 2 थीटा बाई जी, जब हमारा साइन 2 थीटा 1 के इक्वल हो जाए, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो जब हमारा साइन 2 थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा तो रेंज हमारी मैक्सिमम आएगी। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा, इसको आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा, और 1 कितना होता है? साइन 90 डिग्री पे होता है 1, ठीक है। तो यहां से क्या, आप अगर दोनों साइड को आप कंपेयर करो तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ एनी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, if any particle is projected at an angle theta equal to 45 degree from horizontal या vertical भी हो सकता है ये, horizontal, then the range will be maximum। तब क्या होगी? रेंज हमारी मैक्सिमम होगी। और आर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप? आर मैक्स की अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो साइन 2 थीटा आपका कितना हो गया? 1 हो गया। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगी। समझ आ गया? तो ये मैक्सिमम रेंज निकालने का फॉर्मूला है। फटाफट आप नोट डाउन करो। फिर एक चीज और है इसमें बताने के लिए, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर सेम रेंज। अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी, मान लो यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, तो वो दो एंगल ऐसे होते हैं कि अगर आप सेम वेलोसिटी यू से ही अगर आप थ्रो करो दो डिफरेंट एंगल पे, तो रेंज क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, ठीक है ना। यहां पे क्या कंडीशन आती है? देखो कुछ ऐसी कंडीशन आती है, एक पार्टिकल को आपने यहां से ऐसे थ्रो कर दिया और ऐसे थ्रो कर दिया, तो दोनों कंडीशन में आर क्या होता है? सेम आता है। आर क्या होता है हमारा? सेम आता है। यहां पे एंगल मान लो ये बना रहा है अल्फा, और ये वाला एंगल मान लो ये बना रहा था थीटा, ठीक है। ये एंगल ये बना रहा था कितना? थीटा, और ये वाला एंगल ये कितना बना रहा था? अल्फा। तो अगर कंडीशन फॉर सेम रेंज, तो यहां क्या होती है? कंडीशन फॉर सेम रेंज। कंडीशन फॉर सेम रेंज क्या होती है? अल्फा प्लस थीटा, इसमें आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और दो डिफरेंट एंगल पे आप थ्रो करते हो, तो वो अगर सेम रेंज मिल रहा है तो उस कंडीशन में थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा कितना होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। अल्फा प्लस थीटा कितने के इक्वल होगा? 90 डिग्री। अब इसको आप प्रूव कैसे करोगे? थीटा प्लस अल्फा अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो रेंज सेम होगी, ये आप प्रूव कैसे करोगे? बताओ आप सोचो, फिर मैं बताता हूं। चलो सोच लिया होगा आपने, अब मैं बताता हूं। देखो इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आप 2 थीटा को इधर ले जाओ तो 2 अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, तो दोनों साइड का आप साइन ले लो। आप साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब दोनों साइड को अगर आप देखो तो साइन 2 अल्फा और 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा मिलता है, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये कितना मिल जाएगा आपको? साइन 2 थीटा मिल जाएगा।
साइन 2 अल्फा, अगर अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा के बराबर होगा। और रेंज का आपका फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी की जगह पे यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी भी आप रख सकते हो। तो अल्फा और थीटा का अगर एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो इनका रेंज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। समझ आया आपको? तो इसको भी आप फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालना सीखते हैं, किसी भी पॉइंट पे या किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या आएगी। ठीक है, कंडीशन फॉर सेम रेंज है ये, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, ये सेम रेंज होने की कंडीशन है। ठीक है ना, समझ आ गया आपको? चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं किसी भी टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना हुआ तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। फोर्थ क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का कैलकुलेशन अगर आपको करना हुआ तो आप कैसे करोगे। मैं क्या मानता हूं, किसी टाइम टी पे, मैंने क्या माना, किसी टाइम टी पे ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो इस डायरेक्शन में v हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, किसी टाइम t की मैं बात कर रहा हूं। तो आप बताओ अगर t टाइम पे इसकी वेलोसिटी आप देखोगे तो v इंटू t टाइम पे अगर इसकी वेलोसिटी आप देखोगे vx इक्वल टू ux प्लस इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो vx इसकी वेलोसिटी क्या होगी, x डायरेक्शन में कभी चेंज होगी ही नहीं। तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, vx इक्वल टू ux। और किसी टाइम t पे, t की बात की जा रही है, तो अगर मैं y डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी लिखूं vy तो क्या मिलेगा मुझे, uy प्लस ay इंटू टी, यही तो मिलेगा। तो अब क्या मिलेगा मुझे, यहां से बताओ ux, यहां पे पहले आप vx की वैल्यू लिख लो। यहां पे vx कितना मिल गया, u साइन u cos थीटा, u cos थीटा मिल गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लो क्योंकि ये वेलोसिटी ux कितनी है आपकी, u cos थीटा। ठीक है, अब मुझे निकालना है vy के लिए मैं क्या लिखूंगा, uy प्लस ay इंटू टी। अब ये क्या मिलेगा बताओ आप, vy मुझे कितना मिल गया, u साइन थीटा माइनस जी टी, ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो कितना मिलेगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, किसी टाइम t पे मुझे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो क्या मिल जाएगा मुझे बताओ आप, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u कॉस थीटा u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना। तो ये आपका vy की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हुआ या किसी टाइम पे आपको अगर वेलोसिटी निकालनी हुई तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप इतना फटाफट नोट कर लो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के केस में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, एक चीज बची है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री लिखना। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आप कैसे लिखोगे उसको भी मैं बताऊंगा, अभी पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस इस पे, फिर हम लोग और चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे इसमें, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपको, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 37 डिग्री
फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ a velocity of, with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। देन फाइंड नंबर 1, क्या निकालना है आपको? h निकालना है। नंबर 2 क्या निकालना है आपको? h निकालना है, t निकालना है। नंबर 3 में क्या निकालना है आपको? r निकालना है। नंबर 4 वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। इतनी चीजें आपको निकालनी है। नोट में आपको दिया हुआ है टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आप फटाफट सॉल्व करो और बता दो मुझे कि इनकी वैल्यूज क्या आएंगी। फटाफट जल्दी जल्दी आप सॉल्व करके बता दो। चलो कर लिया होगा। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसको अगर एच टी आर निकालना है तो एक प्रोजेक्टाइल को अपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए आप डायरेक्टली एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो, या आप चाहो तो जैसे मैं आपको बताया था उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं। एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो होगा। तो सभी वैल्यू रख दो। u की वैल्यू कितनी है? 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा? साइन 37, साइन 37 कितना मिलता है? 3/5 होल स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2 इंटू 10, तो कितना मिल गया बताओ? ये 20 और ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? यहां कितना मिल जाएगा? 20 इंटू 9 डिवाइडेड विथ 25, 36/5 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट आ गई 36/5 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिलता है? 2u साइन थीटा बाई जी, तो कितना मिल गया? 2 इंटू 20 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना? 3/5 डिवाइडेड विथ 10, 10 कितना मिल गया यहां से बताओ आप? 10 से ये कैंसिल हो गया, 12/5 मीटर मिल गया। कितना मिल गया? यहां से 4 मिलेगा, 4 3 जा 12/5, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब आप रेंज निकाल लो। रेंज कितना मिल जाएगा? इसको साइन 2 थीटा बाई जी, तो साइन 37 का आप डबल करोगे तो उसको आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। उस एंगल की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो, तो कितना मिलेगा? यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड विथ जी, ये तो मिलेगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो मिलता है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ आप? यहां से मिल जाएगी यू स्क्वायर की वैल्यू 20 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड विथ 10, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब बताओ यहां से कितना मिल जाएगा? इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से मिल जाएगा ये 20 क्रॉस 20, चलो इसको लिख लेते हैं ऐसे। पहले ये कितना मिल जाएगा बताओ? 20 क्रॉस 20 क्रॉस 3 और 4 12, 24 डिवाइडेड विथ 25 क्रॉस 10, तो ये 10 से इसका एक 0 चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो कितना मिला? 8 और 24 में आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से,
8 से 24 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा? 192/5। रेंज कितनी आ जाएगी? 192/5। समझ आ गया? तो ये h, t और r आपका निकल गया। अब आपको निकालना है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। ठीक है, तो फटाफट आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं वेलोसिटी एट 2 सेकेंड आप कैसे निकालोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलो रब कर रहा हूं मैं इसको, कर लिया होगा आपने। अब हम लोग देखते हैं टाइम एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर हम vx निकालें तो कितना होगा? u cos ऑफ थीटा होगा। u cos थीटा कितना मिलेगा? 20 इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना मिलेगा? 4/5। तो कितना मिलेगा? 16। ये 16 मिल गया ux। और vy हमें निकालना, vy कितना मिलेगा? u साइन थीटा इंटू माइनस हाफ v इक्वल टू u प्लस 80 माइनस g की वैल्यू g इंटू t। अब सारी वैल्यू आप रख दो। vy कितना मिल गया बताओ आप? u साइन थीटा, u की वैल्यू 20, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस 10 इंटू टाइम की वैल्यू 2, तो कितना मिल गया? 12 माइनस 20, तो कितना मिल गया? ये -8 मीटर पर सेकेंड ये मिला, और ये 16 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर आप लिखो तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? 16i कैप मिलेगा, ये x डायरेक्शन में है, और -8 j कैप। और अगर आपको v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? √16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा? 8√5 मिल जाएगा यहां से। ठीक है, 8√5 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो। ठीक है, अब आप फटाफट सब नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इससे अलग रहेगा वो। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? अ मैन कैन थ्रो a ball to a max height of 20 meter. Then find how long on the horizontal ground he can throw the ball। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ही कैन थ्रो द बॉल। और क्या दिया हुआ है? टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g को क्या लेना है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आप बताओ कि क्या कंडीशन आएगी। वो मैक्सिमम 20 मीटर तक थ्रो कर सकता है, तो ऊपर अगर वो ऊपर थ्रो करता है तो मैक्सिमम 20 मीटर थ्रो कर सकता है, तो हॉरिजॉन्टली वो मैक्सिमम कितने दूर तक थ्रो कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट आप ट्राई कर लो।
चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको बताता हूं। देखो अगर वो मैक्सिमम मान लो 20 मीटर थ्रो कर रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमम वो जो थ्रो कर रहा होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया होगा, तभी तो मैक्सिमम हाइट होगी। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है तो हमारा एंगल कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर वो थ्रो कर रहा है तो 90 डिग्री होगा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 90 डिग्री स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2g, यही तो मिलेगा। u की वैल्यू रख दो आप, u की वैल्यू आपको निकालनी है, h की वैल्यू दी हुई है। तो कितना मिल जाएगा, u स्क्वायर आपको मिल जाएगा साइन 90 आपको 1 दे देगा, 1 कितना मिल जाएगा आपको, u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 20, तो कितना u कितना मिल गया आपको 20 मीटर पर सेकेंड। u कितना मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें देखना है कि वो मैक्सिमम किस स्पीड से फेंक सकता है, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसी स्पीड से तो उसने मैक्सिमम 20 मीटर तक फेंका था। इसका मतलब वो मैक्सिमम जिस स्पीड से फेंक सकता है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहता है तब भी वो मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक सकता है। मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकेंड से अगर वो फेंकेगा तो वो कितनी दूरी पे बॉल मैक्सिमम जाके गिरेगी ये हमें देखना है। तो हम क्या लगाएंगे, आर मैक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आर मैक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा हमारा कितना होता है 45 डिग्री होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी आएगा, यही तो आएगा। मैक्सिमम रेंज का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, यही होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, यही होता है। जब u साइन 2 थीटा कितना होता है 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 45 डिग्री पे फेंकेगा तो साइन 2 थीटा कितना हो गया 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यू स्क्वायर कितना मिलेगा 20 क्रॉस 20 डिवाइडेड विथ 10, कितना मिल गया बताओ 40 मीटर, कितना मिल गया। ये मैक्सिमम कितना थ्रो कर सकता है 40 मीटर तक ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे थ्रो कर सकता है। देखो ऐसे ये 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करेगा, 20 मीटर पर सेकेंड से ये 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करेगा, तो ये रेंज कितनी मिलेगी 40 मीटर मिलेगी। समझ आया आपको, ये कंडीशन आएगी। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, एक रूम है, ठीक है ना, एक रूम है जिसकी हाइट दी हुई है, हाइट इसकी कितनी है 10 मीटर है। रूम की हाइट कितनी है, मान लो 10 मीटर आप ले सकते हो, या जो भी आप लेना चाहो 10 मीटर ले सकते हैं हम, 10 मीटर रूम की हाइट है, ठीक है। अब ये डायमेंशन इसका ज़्यादा है, ये डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से एक पार्टिकल को कोई आदमी 20 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड से मैक्सिमम कितना दूरी तक फेंक सकता है, मैक्सिमम कितना दूरी तक फेंक सकता है ये आपको बताना है। 20 मीटर पर सेकेंड से मैक्सिमम कितना दूरी तक फेंक सकता है ये। 10 मीटर इसकी हाइट है रूम की, ये आपका रूम है, ठीक है। और ये डायमेंशन बड़ी है, ये वाली डायमेंशन इसकी बहुत बड़ी है, ये कहीं भी जा सकता है, लेकिन हाइट इसकी लिमिटेड है। हाइट कितनी है 10 मीटर, ठीक है ना, हाइट इसकी 10 मीटर है और ये वाली डायमेंशन ज़्यादा है। तो आपको बताना है मैक्सिमम ये कितनी दूरी तक फेंक सकता है इस प्रोजेक्टाइल को, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन देखो आप, मैंने क्या माना कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है। मैंने माना कि ये 45 डिग्री पे अगर ये थ्रो करेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे थ्रो कर सकता है। अब मुझे क्या देखना है कि ये अगर 45 डिग्री पे थ्रो करे तो इसके सीलिंग को टच ना करे ये बॉल, इसको इस तरीके से थ्रो करे कि इसकी सीलिंग को बॉल टच ना करे, है ना। सीलिंग को अगर टच नहीं करेगा, क्योंकि
अगर 45 डिग्री पे इसने थ्रो किया और सीलिंग को टच कर गया तो सीलिंग से टच करने के बाद तो ये गिर जाएगा नीचे तुरंत और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो अगर हम देखें तो क्या करेगा ये, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकेंड से पहले हम 45 डिग्री पे चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड कर रहा है 45 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल टू, पहले हम कंडीशन लेते हैं 45 डिग्री वाली और हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, एच निकालते हैं। तो कितना मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही मिलेगा। u की वैल्यू रख दो, 20 क्रॉस 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/2 मिल जाएगा, 1/√2 मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 मिल जाएगा, बाई 2 इंटू 10। तो ये 20 से 20 गया, यहाँ पे कितना मिल गया, 10 मीटर। मतलब ये एग्जैक्टली 10 मीटर को क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, 10 मीटर पे एग्जैक्टली ये इसको टच कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसको 45 डिग्री पे फेंक सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको 45 डिग्री पे फेंक सकते हैं। तो आर मैक्स वाला आप फॉर्मूला लगा दो, आर मैक्स वाला फॉर्मूला क्या हो गया, अब यहां पे वैल्यू रख दो, यू स्क्वायर बाई जी, कितना मिल गया बताओ, 20 क्रॉस 20 डिवाइडेड विद 10 दैट इज 40 मीटर। ये आ गया आपका आर मैक्स। अब अगर इसी कहानी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, इसी कहानी में, चलो पहले आप इसको नोट करो फिर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज करूंगा, फिर आप देखना क्या कंडीशन आती है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो देखो, अब मैं क्या मान रहा हूं कि मेरी रूम की हाइट 10 मीटर ना देके 8 मीटर दी हुई है। रूम की हाइट मेरी कितनी है, 8 मीटर है। तो अब अगर ये थीटा इक्वल टू 45 पे अगर थ्रो करेगा तब तो 10 मीटर हाइट आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ है, ये सीलिंग को स्ट्राइक कर जाएगा। अगर ये सीलिंग को स्ट्राइक किया तो ये फिर पहले ही गिर जाएगा। तो अगर इसको मैक्सिमम हाइट पे डिस्टेंस पे थ्रो करना है तो हम ऐसी कंडीशन लाएंगे कि ये जस्ट सीलिंग को टच करता हुआ जाए। क्या करे, ये जस्ट सीलिंग को टच करता हुआ जाए। तो h की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, हम यहाँ पे थीटा 45 ना लेके h हम 8 लेके कैलकुलेट करेंगे। तो h अगर हम 8 लेते हैं तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो होता है। अब यहाँ पे वैल्यू बताओ, अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 इंटू 20, 2g की वैल्यू 20 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यू साइन थीटा कितना मिल गया बताओ आप, यू साइन थीटा मिल गया आपको, यू की वैल्यू आप रख दो ना यहाँ पे। तो अगर आप निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना मिल जाएगा बताओ, 8 क्रॉस 20 डिवाइडेड विथ 20 क्रॉस 20। तो 20 से 20 गया 2, कितना मिल गया 2/5। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/5 मिल गया। ठीक है, तो अगर आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा कितना मिल गया बताओ, √2 डिवाइडेड विद √5, यही तो मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेंज निकालना है, आर निकालना है। आर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। समझ आया आपको। तो u की वैल्यू आप रख दो, 20 क्रॉस 20 क्रॉस 2 क्रॉस साइन 2 थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, √2/5 इंटू कॉस थीटा आपको निकालना है। तो जो तरीका मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, वही तरीका आप यहाँ पे यूज करोगे। ये थीटा हो गया, ये हो गया √2, ये हो गया √5, तो कितना मिल गया 5 - 2, ये हो गया √3, यही तो मिलेगा, √3 मिल गया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, √3/5 यही मिलेगा, डिवाइडेड विद जी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना मिल गया 400 to 800 √6 डिवाइडेड विद 5 क्रॉस 10, ये एक 0 चला जाएगा और इस 5 से इसको करोगे तो कितना आएगा
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 30 बचेगा 16, तो कितना आ जाएगा 16√6 मीटर। ये मैक्सिमम थ्रो कर सकता है ये आदमी, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री एंगल पे तो मैक्सिमम रेंज हमें मिलती है, ये हमें पता है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर दी हुई है। अगर ये मैक्सिमम रेंज पे थ्रो करता है तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर ये मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो करेगा तो ये 10 मीटर हाइट तक जाएगा, और अगर ये 10 मीटर हाइट तक जाएगा तो हाइट तो 8 ही मीटर है रूम की, है ना, तो ये सीलिंग को टच कर जाएगा, सीलिंग से कोलाइड कर जाएगा और पहले ही गिर जाएगा। तो इस वजह से ये क्या करेगा और कम इसको दूसरे एंगल पे थ्रो करेगा ताकि ये इस तरीके से इतना रेंज कवर करे। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोजेक्टाइल पे, है ना, बहुत डिफरेंट टाइप के। हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक क्या बोलते हैं, जो एक होता है ना, जो फायर, किसी घर में अगर आग लग गई, किसी ऑफिस में आग लग गई, तो उसको बुझाने के लिए एक वैन आती है ना, जो क्या करती है, पानी को उस पर फव्वारा मारती है तो जाके आग बुझ जाती है। ठीक है ना, तो वही कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक वैन है जो जिससे मैक्सिमम वाटर जो निकल सकता है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। फायर ब्रिगेड वैन, a fire ब्रिगेड, इसकी स्पेलिंग पता नहीं है मुझे, आप देख लेना। ये फायर ब्रिगेड वैन, a fire brigade van can throw water with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये वाटर को थ्रो कर सकती है। इफ द पाइप इज एट 10 मीटर डिस्टेंस, is at 10 meter distance from the house which have fire, which caught fire। एक हाउस से जिसमें आग लगी हुई है, उससे कितना मीटर पे है, 10 डिस्टेंस फ्रॉम हाउस विच कॉट फायर, देन फाइंड हाउ हाई ऑन द वॉल द वाटर कैन रीच। कितना हाइट तक वो वाटर पहुंच सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, कितना हाइट तक वाटर पहुंच सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप फटाफट सॉल्व करो और बताओ आप क्या कंडीशन आएगी इसमें। चलो कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो घर है और यहां से कितने मीटर पे है, 10 मीटर पे। यहां पे ये पाइप है हमारी, वाटर वाली जो पाइप है, जो यहां से वाटर निकल रहा है जहां से, ठीक है, 10 मीटर पे है। हम क्या मानते हैं कि इसको हम ऐसा सेट करें कि एग्जैक्टली 10 मीटर पे मैक्सिमम हाइट आए, एग्जैक्टली 10 मीटर पे, 10 मीटर डिस्टेंस पे मैक्सिमम हाइट आए। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल को हम ऐसा सेट करें कि ऐसे जाए,
ठीक है। प्रोजेक्टाइल को हम इस वाटर को हम ऐसे सेट करें कि ये यहाँ पे इसको मैक्सिमम हाइट मिले, ये क्या हो, h हो, तो ये 10 मीटर क्या होगा, रेंज कितनी आ जाएगी, इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पे अगर मैक्सिमम हाइट है 10 मीटर यहाँ भी जाएगा तो रेंज कितनी आ गई 20 मीटर। तो r वाला फॉर्मूला आप लगा दो, कितना मिलेगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। यहाँ पे g आपको 10 लेना है, ध्यान रखना g आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अगर मैं नहीं बोलता हूं तो आप g को 10 लोगे, ठीक है ना, जी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो r कितना है आपका 20 इंटू 10 डिवाइडेड विद कितने मीटर पर सेकेंड से फेंक सकता है, 50 क्रॉस 50 इक्वल टू साइन 2 थीटा, है ना। तो यहां से कितना मिल जाएगा बताओ, ये गया ये गया ये गया ये गया, 2/25 इक्वल टू साइन 2 थीटा, 2/25 इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको निकालना रहे तो इससे आप कैसे निकालोगे वैल्यू, साइन 2 थीटा मिल गया। तो अब अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालनी, h कितना मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अब यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा को, इससे साइन 2 थीटा मिला हुआ है तो इससे आप कॉस 2 थीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करूंगा, तो u स्क्वायर बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या कर देता हूं, कॉस 2 थीटा माइनस 1/2 मैं कर देता हूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसकी अगर वैल्यू आप रखोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ, 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। अब सारी वैल्यूज आप रख दो, u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 50, तो 50 क्रॉस 50 डिवाइडेड विद 2 क्रॉस 10 इंटू ये कितना मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा आपको दिया हुआ है 2/25, तो यहां से आप निकाल लो, साइन ये 2 थीटा है, ये 2 है और ये कितना है 25 है, तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25 स्क्वायर 625 मिलेगा आपको, 625 माइनस 4, 625 माइनस 4 कितना मिलेगा, 621 मिल जाएगा। तो यहां पे कितना मिल जाएगा, cos 2 थीटा कितना मिल जाएगा, रूट 621/25, रूट 621/25 डिवाइडेड विथ 2, है ना। अब यहां से 10 से आप इसको कैंसिल कर दो, 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, तो यहां 25 मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा बताओ, 5 क्रॉस 25 डिवाइडेड विथ 2 को आप यहां ले लो और इसको आप क्या कर दो, यहां से 25 माइनस रूट अंडर 621 डिवाइडेड विथ 25 मिल जाएगा। अब बताओ 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, इसका मैं आंसर, चलो आप पहले इतना नोट कर लो फिर मैं इसका आंसर आपको फाइनली लिख देता हूं। या तो आपको आंसर तो मिल ही गया है, 5/2 रूट 25 इंटू 25 माइनस रूट 671, तो इसको आप अपना आंसर कर लो। इतने हाइट तक क्या होगा वो पहुंच सकता है, ठीक है, इतने हाइट तक मैक्सिमम वाटर आपका पहुंच सकता है, समझ आ गया। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हमें क्या देखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से। फिर हम देखेंगे अगर हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और सारी चीजें कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि क्या रेंज आता है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट आती है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।